हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे पाबना विद्रोह के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, लास्ट डिस्कशन था हमारे नील आंदोलन के बारे में था। और जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के बारे में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ये तीसरा जो डिस्कशन है वो पाबना विद्रोह के बारे में। जो नील आंदोलन था, लास्ट जो वीडियो था वो नील उत्पादकों के विरुद्ध था, नील प्रोड्यूसर के विरुद्ध था। अब ये जो पाबना विद्रोह है ये जमींदारों के खिलाफ है, यानी जमींदारों के खिलाफ ये पाबना विद्रोह हुआ था। यहाँ पे ये जमींदारी प्रथा के खिलाफ नहीं था, ये जमींदारों के खिलाफ था पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह हुआ था बंगाल में, यानी पाबना विद्रोह का टाइम की अगर बात की जाए तो 1873 में पाबना विद्रोह की शुरुआत हुई थी और 1875 तक ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। यानी 1870 से 1880 तक का जो दौर था वो कृषक अशांति का दौर था, यानी पाबना के जिलों में कृषक अशांति का दौर था। एक्चुअली क्या था कि ये नॉर्थ एंड ईस्ट में ये व्यवस्थाएं की गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा कि वहां पे जमींदारों को लगान वसूलने का अधिकार दिया गया था। जमींदारों को बोला था कि टैक्स किसे वसूल करना है, ये जमींदारों को, लैंडलॉर्ड को। और जबकि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था होती जो साउथ में अपनाई गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को ही जमीन का मालिक मान लिया जाता है और अंग्रेज जो है वो किसानों से ही डायरेक्ट लगान वसूलते। लेकिन जो ये ईस्ट में एंड नॉर्थ में जो था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं थी, वहां पर जमींदार ही टैक्स वसूलते थे। जमींदार को ये अधिकार दिया गया था लगान वसूल करेंगे और जमींदार फिर अंग्रेजों को वो लगान सौंप देते थे। अब ये पाबना विद्रोह हुआ था कानूनी सीमा से ज्यादा लगान वसूलने के कारण। ये जमींदारों ने कानूनी सीमा से ज्यादा लगान वसूला था, उसके खिलाफ ये पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ था। एक्चुअली क्या था कि अंग्रेज जो थे वो जमींदार को बोलते थे कि भाई आप लगान वसूल कर लीजिए, यानी जमींदार अब लगान वसूल करके किसको देंगे, अंग्रेज को देंगे। तो जमींदारों ने सोचा कि भैया अगर 1/4, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1/4 टैक्स वसूलना था, यानी 1/4 लगान वसूलना था किसानों से और अंग्रेजों को दे देना था, तो जमींदारों को लगा क्योंकि इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, बिकॉज ऑफ अगर 1/4 अगर हम टैक्स वसूलते हैं और हम अंग्रेजी सरकार को दे देते हैं देन हमारे जेब में तो कुछ नहीं आएगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि 1/4 टैक्स हम एक्स्ट्रा वसूलें, यानी 1/4 टैक्स हम किसके लिए, अंग्रेजी सरकार के लिए, और 1/4 टैक्स हम अपने लिए। तो इस हिसाब से जो जमींदार थे वो कानूनी सीमा से ज्यादा बढ़ के टैक्स वसूलने लग गए। जो कानूनी सीमा से ज्यादा जितना भी टैक्स वसूलते वो उनके पास आता और बाकी वो अंग्रेजों को दे देते। अब क्या हुआ था कि 1870 से 80 के दौर में ये ऐसा दशक था जहां पर जो किसान थे कानूनी रूप से काफी जागरूक हो गए थे। किसानों को अपने कानूनी अधिकार के बारे में पता चल गया था कि भाई कितना लगान वसूल रहे हैं और कितना लगान सरकार को देना है। तो ये सब चीजें जब किसानों को पता चली तो किसानों में असंतोष, किसानों में अनसेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ गए। किसान जो कृषक अशांति का दौर शुरू हो गया। अब किसान का ये कहना था कि भाई अंग्रेज सरकार अगर इतना वसूल रही है देन आप हमसे इतना ज्यादा क्यों वसूल रहे हो, क्योंकि एक तरीके से अब किसान से जितना ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा अब किसान की कंडीशन उतनी खराब होगी, क्योंकि अगर अधिक टैक्स वसूलेंगे देन उन्हें उन्हें अपनी जो सेविंग रहती है उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे देश में सिंचाई के साधन तो थे नहीं, मानसून के ऊपर ही पूरा का पूरा खेती निर्भर थी कि भाई अगर बारिश होगी देन खेती अच्छी रहेगी और अगर बारिश नहीं होगी देन खेती पूरी तरीके से प्रभावित होगी। और जैसा कि इतिहास में पढ़ा भी होगा कि हमारे देश में सूखे का लगातार वर्ष चलते आ रहे थे कि सूखा लगातार पड़ते रहता था, लेकिन उसके बावजूद टैक्स देना पड़ता था, यानी टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण जमींदारों की बिल्कुल कमर टूटते जा रही थी। और जमींदार इसके लिए किसका सहारा, ये किसानों की बिल्कुल कमर टूटती जा रही थी। और किसान इसके लिए किसका सहारा लेते थे, किसान इसके लिए साहूकार हो गए, महाजन हो गए, व्यापारी हो गए, ट्रेडर हो गए, इनका सहारा लेते थे। इनसे ब्याज पर कुछ पैसे लेते थे और लगान वहां दे देते थे। लेकिन ये ब्याज इतना ज्यादा महंगा होता था, इतने भारी ब्याज से लेते थे कि जीवन पर्यंत यानी वो महाजनों के चंगुल में ही पड़े रहते थे। तो एक तरीके से ये बंधुआ मजदूरों की कंडीशन हो गई थी। और देखते देखते जो किसान थे उनकी, चाहे आप फसल की बात कर लीजिए, चाहे उनकी जमीन की बात कर लीजिए, और या कि फिर उनके खेत की
उनकी फसल की, उनके पशुओं की, ये सारे के सारे धीरे धीरे बड़े बड़े जमींदारों, पूंजीपतियों के पास, बड़े अधिकारियों के पास, महाजनों के पास यहां पर जाते जा रही थी। तो किसानों की कंडीशन बिल्कुल खराब होती जा रही थी। तो किसान क्या थे, ये जमींदार जो थे कानूनी सीमा से ज्यादा जो लगान वसूल रहे थे उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, और असंतोष उनके मन में, अनसेटिस्फेक्शन उनके मन में बहुत ज्यादा हो गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1873 में, 1873 में। ये पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने से इसकी शुरुआत हुई थी। यहां पे एक्चुअली हुआ था, किसान संघ का गठन हो गया था, यानी किसान संघ बन गया था। और किसान संघ का गठन हुआ और किसान संघ ने क्या किया, अब ये किसान संघ धीरे धीरे जन आंदोलन करने लग गया, जनता को जागृत करने लग गए, जनता को जागरूक करने लग गए कि भाई आपको कितना लगान देना है, आपके लगान का क्या यूज हो रहा है। ये गांव गांव में घूमना शुरू कर दिए और वहां के किसानों से बोला कि भाई आप किसान संघ में शामिल हो जाइए। यानी एक तरीके से अब ये लोगों को जागरूक कर रहा था। साथ में मुकदमे भी दायर किए जाने लगे जमींदारों के खिलाफ। अब ये मुकदमे दायर तो हो रहे थे, लेकिन अब चूंकि मुकदमे जीतना है तो उसके लिए केस लड़ना पड़ेगा, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन किसानों ने दिल खोल करके पैसा दिया था। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि ये जो आंदोलन था वो सिर्फ कानूनी सीमा तक सीमित था। यानी ये आंदोलन, ये कोई राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हो पाए थे किसान। और एक तरीके से हिंसात्मक घटनाएं जो थी, वायलेंस की घटनाएं भी बहुत कम हुई थी। यानी वायलेंस की घटनाएं भी इक्का दुक्का हुई, और वो भी तब हुई जब जमींदारों ने किसानों के ऊपर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की। यानी जब जमींदार किसानों के ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे थे तभी किसान जो थे जमींदारों के खिलाफ कोई हिंसात्मक घटनाएं करते थे, जमींदारों को मारते थे या कि जमींदारों की दुकानों को लूट लेते थे। और पुलिस पर भी हमला होने की घटनाएं बहुत कम हुई। यानी पुलिस चौकियों पर पहले हमला होता था तो उसकी घटनाएं भी बहुत कम हुई, और तभी होती थी जब मुकदमे की सुनवाई हो जाती थी और कोई फैसला आता था और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रोड़े अटकाए जाते थे पुलिस के द्वारा, जमींदार के द्वारा। तभी अधिकांश पुलिस हो गए और जमींदार के ऊपर हमला किया जाता था। जमींदारों के घर को लूटना, जमींदारों की दुकानों को लूटना या कि पुलिस चौकी पर हमला तभी किया जाता था। अदरवाइज ये पूरा का पूरा आंदोलन क्या था, ये हिंसात्मक नहीं था। और जहां पर भी ये आंदोलन हिंसात्मक हुआ वहां पर सरकार ने किसका साथ दिया था, वहां पर सरकार ने जमींदार का साथ दिया था। लेकिन जहां पर आंदोलन हिंसात्मक नहीं था वहां सरकार का रुख तटस्थ था। सरकार ने तटस्थ भूमिका निभाई थी। सरकार किसी भी मुद्दे पर वो इंटरफेयर नहीं कर रही थी। इसके अलावा और अगर बात करें तो इस आंदोलन में अनुशासनबद्ध थे, यानी डिसिप्लिन अच्छा खासा था, और लोग में एकताबद्ध थी। यानी लोग क्या थे, यूनिफाइड थे, जिसके कारण जमींदार खुद ही अब किसान संघ से डरना शुरू कर दिए थे। अब जमींदारों को तो पता था कि अब हम गैर कानूनी रूप से, यानी कानूनी सीमा से ज्यादा बढ़ के हम लगान वसूल रहे हैं, और अगर हम कानूनी पेचीदगी में पड़ेंगे, अगर हम मुकदमे में जाएंगे तो हमारे हारने की संभावनाएं ज्यादा है। तो एक तरीके से अब उन्हें पता था कि भाई हम इनसे नहीं लड़ सकते। तो एक तरीके से अब वो किसान संघ से ही डरना शुरू कर दिए थे जमींदार। इस आंदोलन में ये एक खास बात यह थी कि ये जो आंदोलन था उसमें सरकार का रुख भी जो था वो ज्यादा दंडनात्मक नहीं था। सरकार ने कोई बहुत ज्यादा कठोर रुख नहीं अपनाया, बिकॉज ऑफ चूंकि जो किसान थे उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो हमारा आंदोलन है वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं, वो जमींदार के खिलाफ है। यानी हमारा जो आंदोलन मूवमेंट है वो हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जमींदारों के खिलाफ कर रहे हैं। यहां तक कि इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, जो आंदोलन का जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो नेता थे, उन्होंने यह बात बिल्कुल क्लियर की कि हम केवल और केवल महारानी के रैयत बने रहना चाहते हैं। हम केवल और केवल सिर्फ महारानी को टैक्स देना चाहते हैं, यानी हम जमींदार को टैक्स नहीं देना चाहते। हम केवल और केवल किसको, महारानी को टैक्स देना चाहते। यह जो आंदोलन था कहीं भी इसने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने की कोशिश नहीं की कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य को हम पूरी तरीके से उखाड़ देंगे, ये कोशिश नहीं की। या कि जमींदारी प्रथा का विरोध नहीं किया, यानी जमींदारों का तो विरोध किया लेकिन जमींदारी प्रथा का विरोध नहीं किया, जो पूरे के पूरे एक तरीके से देखा जाए तो किसानों के शोषण का सबसे बड़ा कारण क्या था, जमींदारी प्रथा। तो इन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध नहीं किया।
इन्होंने जमींदारों का विरोध किया कि जमींदारों ने जो कानूनी सीमा से ज्यादा बढ़ के टैक्स वसूलना शुरू किया, इसका विरोध किया। इन्होंने कभी भी स्थिति को पलटने की कोशिश नहीं की, यानी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की किसानों ने। इन्होंने तब संघर्ष किया जब इनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगे। यानी ये एक तरीके से जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, उसको बरकरार रखने के लिए पूरा का पूरा संघर्ष कर रहे थे। ये संघर्ष कर रहे थे ताकि स्थिति, सिचुएशन जो है वैसी बनी रहे। यानी जितना टैक्स वसूला जा रहा था उतना ही हमसे टैक्स वसूला जाता रहे, हमें बहुत ज्यादा परेशान ना किया जाए, यानी हमारे ऊपर ज्यादा लगान न लगाया जाए। अब चूंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ तो था नहीं, ये इन्होंने पूरा का पूरा कहा कि हम जो है वो महारानी के साथ हैं। तो इस कारण अंग्रेजों ने भी उस तरह का रवैया नहीं अपनाया जिस तरह का रवैया उन्होंने नागरिक विद्रोह को दबाने के लिए किया था, या कि फिर संथालों के विरुद्ध किया था, या कि मुंडा के विरुद्ध किया था, मुंडा विद्रोह के विरुद्ध, जिसमें बिरसा मुंडा को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था और संथालों के खिलाफ बहुत ज्यादा खूनी विद्रोह हुआ था, खूनी लड़ाई हुई थी। तो इस प्रकार का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। इन्होंने जो आईपीसी के जो सेक्शन थे इंडियन पिनल कोड के, उसके तहत ही इन्होंने दंडनात्मक कार्रवाई की थी, यानी ज्यादा दंडनात्मक कार्रवाई नहीं की थी। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली थी। जो आने वाले जो मोमेंट थे, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को उतनी नहीं मिली थी, लेकिन यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। हालांकि जो अधिकांश रैयत थे, रैयत मीन्स किसान, फार्मर्स, जो अधिकांश किसान थे वो कौन थे? मुस्लिम थे, और अधिकांश जमींदार कौन थे? हिंदू थे। लेकिन किसानों को धर्म के आधार पर जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। किसानों को ये बोला ही नहीं गया कि उन्हें धर्म के आधार पर जुड़ना चाहिए, यानी किसानों को धर्म के आधार पर जोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा इस आंदोलन की जो खास बात थी कि यहाँ पे जो भारतीय बुद्धिजीवी थे, जो इंडियन इंटेलेक्चुअल पर्संस थे, भारतीय बुद्धिजीवी जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, उन्होंने भारतीय किसानों का साथ दिया। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त ने साथ दिया किसानों का। इसके अलावा आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली, ये सब ने इन्होंने इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन था इनका, इसके द्वारा किसानों का समर्थन किया, जन आंदोलन का नेतृत्व किया, कई लेख लिखे। इस तरीके से इन्होंने किया। और जब अंग्रेज ने एक ऐसा कानून लाए जिसके तहत बिना जोत के भी वहां पे जमीन, यानी बिना जोत के इंसान को जमीन का मालिकाना हक मिल सकता था, तो उसमें इन्होंने विरोध किया कि भाई इससे क्या होगा, जो जोतेगा नहीं, यानी जो खेती नहीं करेगा, उससे भी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। यानी एक तरीके से बिचौलिए का एक दूसरा वर्ग भी तैयार हो जाएगा जो जमींदार की तरह ही किसानों का शोषण करेगा, जो जमींदार की तरह ही किसानों को एक्सप्लॉइट करेगा। तो इस तरीके के कानूनों का उन्होंने विरोध किया था। तो पूरा का पूरा ये पावना आंदोलन हो गया जो 1873 में हुआ था। किसान आंदोलन, किसान संघ का इसमें गठन किया गया था। तो इस तरीके से पावना विद्रोह हो गया। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। तो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं किसान आंदोलन में, 1-2 और होगा, तो उस तरीके से किसान मूवमेंट का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।